हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर्स। आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला बच्चों। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10 जो हमारा फिजिक्स है आईसीएसई बोर्ड का, उसका चैप्टर 1 हम लोग आधा घंटे के अंदर पूरा कंप्लीट करने वाले हैं बच्चों। तो बच्चों सेशन को पूरा देखिएगा, तब आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, पहला टॉपिक हमारा आता है व्हाट इज फोर्स। ओके, देखिए पहले फोर्स को समझने से पहले हम लोग क्या करेंगे, फोर्स का इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, देखिए फोर्स अगर होता है, फोर्स हमारा एक एक्सटर्नल काउज होता है। फोर्स हमारा क्या एक्सटर्नल काउज है। उसके वजह से क्या होता है, उसके वजह से हमारा बॉडी क्या होता है, मोशन में आ जाता है, या हमारा हो सकता है कि बॉडी हमारा स्टॉप हो जाए। दो ही चीज हो सकता है, या तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बॉडी को मूव करवा पा रहे हैं, या तो बॉडी को हम लोग स्टॉप कर लेंगे। दिस इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स का ये इफेक्ट है। तो पहला पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे पहला ही पॉइंट बोल दिया है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स, दैट इज दिस वन। अब दूसरा पॉइंट देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे कि इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट इज गोइंग टू चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ तो पहला क्या, फोर्स की वजह से क्या हुआ है, मोशन हो सकता है बॉडी में, या तो हमारा बॉडी स्टॉप हो सकता है। ओके, दिस इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स। नाउ सेकंड इज दैट इट इज गोइंग टू चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यस, इट इज गोइंग टू चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। नाउ थर्ड वन इज दैट इट कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। यस, इट कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। सो पहला क्या हो गया, मींस अगर डेफिनेशन अगर पूछा जाए, ये तो हमारा क्या हुआ, अफेक्ट हुआ। फोर्स अगर होने से क्या क्या होने का चांसेस होता है। यस, तो हम लोग डिफाइन कैसे करने वाले बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे सिंपल से बोलेंगे इट इज एन एक्सटर्नल कॉज। ये हमारा एक एक्सटर्नल कॉज है, इस पे हमारा एक्सटर्नली हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब इसकी वजह से क्या हुआ, दैट कॉजेज द बॉडी दैट इज इन रेस्ट टू मोशन। सही बात है, हमारे जब हम लोग फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, इसकी वजह से क्या हुआ, बॉडी में क्या एक मोशन है, जो हमारा बॉडी रेस्ट में था, इट इज गोइंग टू कम इन मोशन। यस, और दूसरा हो सकता है बॉडी को हम लोग क्या कर सकते हैं, रेस्ट में ला सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, बॉडी को रेस्ट में ला सकते हैं। ठीक है, और एक और हमारा हो सकता है, इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यस, इट इज गोइंग टू चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट आल्सो। नाउ बच्चों क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स। तो बच्चों आपको पता है कि यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। तो आप बोल सकते हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट इज न्यूटन। ओके, नाउ कम टू द टॉपिक दैट, देखिए अब कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एसआई यूनिट ऑफ फोर्स एंड द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। तो बच्चों आपको पता है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट एंड द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, दैट इज एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट अगर देखें हम लोग तो क्या होता है, दैट इज देखिए 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मच डाइन, 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मच डाइन, 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मच डाइन। तो बच्चों आपको पता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स। तो फॉर्मूला ऑफ फोर्स हमारा क्या होता है, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है बच्चों, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का डेफिनेशन पता है, दैट इज इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, तो यहाँ पे बोल सकते हैं इट इज मास इनटू रेट ऑफ चेंज, मींस दैट इज चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एंड दिस चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड व्हाट, एक्सेलरेशन। ओके बच्चों, तो यहाँ से हम लोग क्या फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं ना, दैट इज m into a, and how much you got, that is a mass into acceleration. This is the formula of force, this is the formula of force you can write now. Now our target is that to convert this 1 newton that is in SI unit into CGS unit. Then students say what is the unit of mass, that is in SI unit, that is kg. And what is the unit that is in SI unit of acceleration, that is a meter per second square. What is meter per second square, meter per second square. Just convert this kg into gram. Just convert this kg into gram. You can write as how much you can write, that is 1000 gram is equal to 1 kg. Okay, now convert this meter into centimeter. We can write as 100 centimeter. Okay students, now per second, just what is the value of this, that is 10 to power 3 and 10 to the 2 we can write, and after that we can add 10 to the 5 gram centimeter per second square. And this gram centimeter per second square is also known as dyne. So we can say that 1 newton is equal to how much, 1 newton is equal to 10 to the 5 dyne. Okay students, so now we have discussed about what is the relationship between the SI unit of force and the CGS unit of force. Okay students, now come to the next topic, what is motion. देखिए बच्चों, मोशन क्या होता है, मोशन क्या हो रहा है कि हमारा ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, मोशन प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो मोशन की वजह से क्या होगा, ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होगा, ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होगा। तो बच्चों इसको हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, देखिए ये बच्चों ये काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ये क्या होता है, मान लेते हैं हम लोग एक कार बनाते हैं। पहले एक सबसे बेस्ट एग्जांपल आप देखिए, हम यहाँ पे एक कार बना रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं हमारे यहाँ पे एक
ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे आपका एक रिलेटिव आया छोड़ने के लिए आपको, ठीक है। और आप क्या किया, आप कार पे ऊपर बैठे हुए, ये आपका कार है, काफी अच्छा कार भाई है, दिस इज योर कार, ओके। और ये आप फ्रंट सीट में बैठे हुए थे, ठीक है। चलिए बैठा दिया आपको, ओके। आपका दोस्त जो था यहाँ बैठा हुआ है, ओके, वेरी गुड। नाउ दिस कार इज गोइंग टू मूव दिस डायरेक्शन। अब देखिए मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, अब मान लेते हैं आपका दोस्त का नाम ए था, ठीक है, और आपका नाम मान लीजिए बी है, ठीक है, और दूसरा का नाम आपका दो आपके साथ में जो जा रहा है सी है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या होता है, व्हाट इज मोशन, हम लोग डिफाइन करें व्हाट इज मोशन। मोशन का मतलब होता है कि हमारा ये बॉडी, ये जो कार है, मूव करके अगर आगे चल जाए, मूव करके आगे चल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कार का डायग्राम बना लेते हैं भाई फिर से। तो हमारा कार यहाँ पे आ गया। अब देखिए इस अगर मान लेते आपका रिलेटिव यहाँ पे खड़ा, ये तो अपना घर चल जाएगा, तो आपका रिलेटिव यहाँ पे छोड़ने आया था ना जी, सही बात है। अब आपका कार मूव करके यहाँ से यहाँ मूव कर गया ना, तो यहाँ पे क्या चेंज इन पोजिशन हुआ ना, चेंज इन पोजिशन किसका, ये कार का, विथ रेस्पेक्ट टू दिस पर्सन। आपका रिलेटिव वहां पे खड़ा था, देखा कार निकल चुका है, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना। यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पे चेंज इन पोजीशन हुआ, चेंज इन पोजीशन हुआ किसके रेस्पेक्ट से, ए। तो यहाँ ये बोल सकता है कि यस यहाँ पे मोशन हुआ है। पर बच्चों मान लेते हैं कि यहाँ पे जो बी और सी जो साथ में बैठा हुआ है, बी और सी साथ में बैठा हुआ है ना, और अगेन यहाँ पे भी तो बी और सी साथ में बैठा हुआ है। तो अब अगर यहाँ पे बोल दिए कि विथ रेस्पेक्ट टू बी सी इज मूविंग और नॉट, नो, विथ रेस्पेक्ट टू सी बी, विथ रेस्पेक्ट टू बी सी इज नॉट मूविंग, क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे भी इन लोग साथ में बैठा हुआ है, यहाँ पे भी इन लोग साथ में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं मोशन ऑलवेज कंसीडर विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, मोशन ऑलवेज कंसीडर विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ओके स्टूडेंट, मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ यहाँ क्या बोलना चाह रहे हैं। देखिए मोशन क्या होता है, चेंज इन पोजिशन, दैट इज चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। आपका फ्रेंड यहाँ पे, आपका दोस्त जो छोड़ने आया था यहाँ पे खड़ा है, आप लोग यहाँ पे मूव कर गए, मीन्स यहाँ पे देख सकते कार का क्या हुआ, मूवमेंट हुआ फ्रॉम हियर टू हियर, तो मीन्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ, मीन्स डिस्प्लेसमेंट हुआ मीन्स ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हुआ। यस, ऑब्जेक्ट का अगर पोजीशन चेंज हुआ तो हम लोग बोल सकते हैं मोशन, दैट इज इट हैज अ मोशन। अब देखिए अगर आपका फ्रेंड बी तो यहाँ ही बैठा हुआ है और सी भी यहीं बैठा हुआ है, क्या बी मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू सी, नहीं, बी मूव नहीं कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू, क्या कि इसका पोजीशन चेंज ही नहीं हुआ। यहाँ पे ये लोग आगे पीछे बैठा हुआ था, यहाँ पे भी आगे पीछे बैठा हुआ है, तो इट मींस दैट बी इज नो, बी जो सी हमारा है उस बी के रेस्पेक्ट से सी का पोजीशन चेंज नहीं हुआ है। ओके बच्चों, आशा करता हूँ ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा होता है टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा मोशन दो तरह का मोशन होता है। पहला मोशन होता है हमारा दैट इज लीनियर मोशन, पहला मोशन हमारा क्या होता है, लीनियर मोशन। तो बच्चों इसमें क्या होता है ना, इसमें जब हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, और इसकी वजह से बॉडी का जो मूवमेंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, लीनियर डायरेक्शन में होगा। किस डायरेक्शन में होगा बच्चों, दैट इज लीनियर डायरेक्शन में होगा। देन द बॉडी इज सेड टू बी इन लीनियर पोजीशन। ओके, वेरी गुड। नाउ देखिए लीनियर मोशन को एक और वर्ड दिया जाता है, ट्रांसलेशनल मोशन। लीनियर मोशन को क्या दिया जाता है बच्चों, दैट इज अ ट्रांसलेशनल मोशन। ओके, सो नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज लीनियर मोशन। इसको अगर डिफाइन करने अगर एग्जाम में आ जाए तो कैसे बोलिएगा बच्चों, दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन दिस लीनियर मोशन। ओके, नाउ लिसन हियर, linear motion that is the force applied, look here, the force applied on this body, the force, look here, the force applied on this body and which makes the body move, which makes the body move in a straight line, and this is called the linear motion। आपको समझ आ गया होगा। वन सेकेंड मैं बता रहा हूं, द फोर्स अप्लाइड ऑन द रिजिड बॉडी which makes the body move in a linear direction, in a linear direction, then that type of motion is called linear motion। और linear motion को एक और नाम दिया जाता है, that is it is also called as translational motion, it is also called as translational motion। और सबसे बेस्ट एग्जांपल देखा जाए that is the car moving in a straight line। और एक और एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं that is a striker। स्ट्राइकर जो होता है, देखें ना स्ट्राइकर, तो स्ट्राइकर जो कैरम का होता है वो हमेशा एक लीनियर पाथ फॉलो करता है, ऑलवेज फॉलो अ लीनियर पाथ। ओके बच्चों, नाउ we are going to see about the rotational motion। ओके, हम लोग पहला डिफाइन किए लीनियर मोशन के बारे में, अब हम लोग क्या करेंगे रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब रोटेशनल मोशन क्या होता है, द फोर्स अप्लाइड ऑन अ रिजिड बॉडी विच जो बॉडी हमारा है वो क्या कर रहा है, पाइवट किया गया, बॉडी हमारा क्या किया है, फिक्स किया गया अबाउट दिस पॉइंट। अब नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई फोर्स हियर। अब इस फोर्स की वजह से क्या होगा, एक रोटेशनल मोमेंट होगा। इस फोर्स की वजह से क्या होगा, हमारा बॉडी मूव करेगा अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, सो हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, तो फोर्स अप्लाई, अब ये जो, अब देखिए रोटेशनल मोशन की वजह से क्या होगा, फोर्स अप्लाई करेंगे। अब इसकी वजह से एक टर्निंग इफेक्ट होगा ना, टर्निंग इफेक्ट मींस हम बॉडी क्या मूव करेगा, ठीक है।
प्रोड्यूसेस अ टर्निंग इफेक्ट इन द बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस। अबाउट इट्स एक्सिस में यहाँ पे जो पावर्ट किया गया इस अबाउट इस दिस एक्सिस, दिस इज गोइंग टू रोटेट ना, दिस इज द concept. So we can say that a force applied on a rigid body which is pivoted means which is pivoted about a fixed point. अब उस फिक्स पॉइंट के अबाउट क्या करेगा, रोटेशनल होगा। और सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर यहाँ पे रोटेशनल मोशन का दिया जाए तो हम लोग फोर्स जब अप्लाई करते थे, फोर्स अप्लाइड ऑन हैंडल ऑफ द डोर, हैंडल ऑफ द डोर। तो हैंडल क्या होता है, हैंडल का हमारा एक पहला दूसरा एंड क्या होता है, फिक्स होता है। और यहाँ पे हम लोग ऐसे दरवाजा खोलते हैं तो हम लोग क्या करें, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इसके फोर्स की वजह से हमारा टर्निंग इफेक्ट हुआ ना, एंड दैट इज कॉल्ड एज रोटेशनल मोशन। ओके, नाउ अब हम लोग यहाँ पे हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड दिस टर्निंग इफेक्ट, और यू कैन से हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स। ओके, बिफोर दैट हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ फोर्स का डेफिनेशन। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, दैट इज द टर्निंग इफेक्ट ऑन द बॉडी। जैसे देखिए ये बॉडी क्या कर रहा है, टर्न कर रहा है अबाउट एन एक्सिस, और डू इसके वजह से क्या एक टॉर्क प्रोवाइड हुआ ना, टॉर्क मींस टर्निंग इफेक्ट हुआ, मूवमेंट हुआ, रोटेशनल मूवमेंट हुआ, एंड दिस इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ फोर्स। ओके, अगला टारगेट होता है हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड द मेजरमेंट, हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स, और यू कैन से दैट what is the value of the measurement of force, what is the value of measurement of force। देखिए मोमेंट ऑफ फोर्स, या इसको कपल भी बोलते हैं, टॉर्क भी बोलते हैं। ठीक है, इसको मोमेंट ऑफ फोर्स को क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं, नॉट कपल। मोमेंट ऑफ फोर्स को क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। तो मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, मींस कितना फोर्स अप्लाई यहाँ पे कर रहे हैं, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दैट इज, एंड सपोज दिस पॉइंट इज द पायरेट पॉइंट, तो व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट दिस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। मींस सब बच्चों में बता रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये जो ऑब्जेक्ट हमारा, ये जो ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट हमारा फिक्स है। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पे पाइवटेड है, ये हमारा यहाँ फिक्स बोल देना। ठीक है, इसको हम लोग ओ मान ले रहे हैं। अब नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई सम फोर्स हियर, नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई सम फोर्स हियर, सो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, व्हाट विल द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, once again understood, so this is the line of action force student, this is the line of action of force, and this is the axis of rotation. So what is the perpendicular distance between this line of action of force and axis of rotation, and this, just multiply this, you will get the moment of force. Okay, so how you are going to find the moment of force students, how you are going to find the moment of force, so you can write as moment of force is equal to force into perpendicular distance, and this perpendicular distance is actually the perpendicular distance between the line of action force and the axis of rotation, this is called the perpendicular distance. Okay, so now what are the factors affecting the moment of force? Students, you can see that it depends on the magnitude of the force, and second, and the perpendicular distance between the line of action of force. Okay students, so we can say that the perpendicular distance is what? Perpendicular distance is the perpendicular distance between the line of action of force and the axis of rotation. So from here we got a formula, that is a torque. Torque is also known as moment of force. So torque is equal to force into perpendicular distance. Okay, very good. Now we'll see that आफ्टर दैट मोमेंट ऑफ फोर्स हमारा जो हुआ वो हमारा आइदर क्लॉकवाइज हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। बच्चों हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर ऑब्जेक्ट हमारे, जब मान लेते हैं यहाँ पे 1 लिख रहे हैं, 2 लिख रहे हैं, 3 लिख रहे हैं, 4 लिख रहे हैं। ओके, और ऑब्जेक्ट का मूवमेंट अगर 1 से लेकर के 4 हो रहा है, मींस इन दिस डायरेक्शन हो रहा है, मींस 1 से 2 गया, 2 से 3 गया, मींस लाइक दिस डायरेक्शन, देन दिस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज रोटेशन। और जस्ट अगर मान लेते हैं ऑब्जेक्ट हमारा 1 2 3 इसको मान लेते हैं अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, अगर ऑब्जेक्ट का मूवमेंट क्या क्या 4 से 1 तरफ गया तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज ना, जस्ट अपोजिट ऑफ द क्लॉकवाइज ना। So we can say that this is anti-clockwise rotations, and it is always considered as a positive, and in the clockwise directions of the clockwise rotation it is always considered as a negative. So once again you can say that anti-clockwise हमेशा क्या होता है, हम लोग consider करते हैं positive, और in case of clockwise rotation we always consider as negative. Okay, now we are going to define about the couple. Now we are going to define about the couple. तो couple क्या होता है, couple में देखिए यहाँ पे f वैल्यू हमारा, यहाँ जो f लिखा हुआ है, यहाँ पे f लिखा हुआ, both are same, एंड यहाँ पे देख सकते हैं दिस, ये जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, और यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे फोर्स लग रहा है, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ओके, एन ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यहाँ पे अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट दिस एक्सिस। अब देखिए बच्चों, इस फोर्स की वजह से, इस फोर्स जो हमारा है, इस फोर्स की वजह से अबाउट दिस एक्सिस बॉडी का मूवमेंट हमारा इस डायरेक्शन में हो रहा है ना, और इस फोर्स की वजह से बॉडी का मूवमेंट हमारा इस डायरेक्शन में हो रहा है। मींस हम लोग देख सकते हैं इस फोर्स की वजह से बॉडी का मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ, और इस फोर्स की वजह से भी हमारा बॉडी का मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ। तो यहां से हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं बच्चों, व्हाट इज कपल? कपल इज ए टू इक्वल, लुक हियर,
two equal and opposite. This force is going to act this direction and this force is going to act this direction. So I'm saying that two equal and opposite parallel forces not acting along the same line. This, look here, this force is acting this line and this force is going to act this line, not acting along the same, along the fixed line, along the same line on the body, makes the body move, about a fixed point and form a couple. बच्चों इसका बेस्ट एग्जांपल आप देखिए, ठीक है। इसमें हम लोग जब इसको हम लोग खोलना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसका फोर्स हमारा, एक फोर्स हमारा इस डायरेक्शन लग रहा है, एक फोर्स हम लोग इस डायरेक्शन लगाएंगे और दूसरा फोर्स हम लोग इस डायरेक्शन लगाएंगे, तब ये जो मोमेंट, ये फोर्स हमारा इस डायरेक्शन लग रहा है, इधर लग रहा है, और एक फोर्स हमारा इस डायरेक्शन है, और दीज टू फोर्सेस आर नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, और दोनों फोर्स हमारा पैरेलल फोर्स है, और उसकी वजह से रोटेशन हुआ ना, उसकी वजह से रोटेशन हुआ। लुक हियर, आई एम अप्लाइंग लाइक दिस, सो उसकी वजह से रोटेशन हुआ है एंड दिस इज गोइंग टू फॉर्म अ कपल। नाउ बच्चों क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है कि हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन, हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड द कपल। Couple is that just moment of couple, or you can say couple. Couple is that moment of couple. You just moment of couple is a product of either force, a product, or you can say that is either force, या तो आप ये फोर्स को कंसीडर कर लीजिए या तो ये फोर्स को कंसीडर कर लिए। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर either force into perpendicular distance between the line of action and force. Look here, this the force is acting in this direction and this force is, this is the line of action and force and this is the line of action and force, and what is the perpendicular distance, what is the perpendicular distance between these two line of force, and this distance is also known as couple arm. This distance is also known as couple arm. You just multiply the force into couple arm, you will get the moment of force, you will get the moment of force. Okay students, now come to the next topic is what is equilibrium. What is equilibrium? Now look here students, suppose what is equilibrium. So just read the concept that when several forces acting on the body. Look here, suppose when we are applying force here, we are applying force here, and at the same time we are applying force here and we are applying force here. So so we can say that when several forces acting on the body produces what, no change in the its state of rest or motion, means यहाँ पे बॉडी हमारा ना चेंज, इसका स्टेट जो होगा either it is in rest or motion, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, then the body is said to be in equilibrium. Okay, one second मैं बोलना चाह रहा हूँ, if several forces or when many forces acting on the body does not change its state of rest or motion, then the body is said to be in equilibrium. Okay, very good. Now what are the conditions for equilibrium? Now what are the conditions for equilibrium? Look students, I am saying that suppose this is the body and this body is fixed about this point. Okay, and now look at this, many forces are acting in here, the many forces are going to act here, and at the same time many forces are acting going to act here. अब क्या हो रहा है कि जब इस यहाँ पे मान लेते हैं F1 मान लेते हैं, इसको F2 मान लेते हैं, इसको F3 मान लेते हैं, इसको F4 मान लेते हैं, F5 and F6. ओके, लाइक दैट। और यहाँ पे इधर नीचे से मान लेते हैं, ये F7 हो गया, ये F8 हो गया। अब मान लेते हैं मल्टीपल फोर्सेस आर गोइंग टू एक्ट ऑन दिस बॉडी ना। लुक हियर, मल्टीपल फोर्सेस आर गोइंग टू एक्ट ऑन दिस बॉडी। सो the first condition is that the resultant of all the forces, resultant means just add, you know that vector force is a vector quantity, so I'm saying that this resultant means addition, so just do the vector addition and the resultant moment of all the forces on the body अगर हमारा 0 हो गया, then we can say that the body is in equilibrium. Okay, now second हमारा पहला कंडीशन क्या होगा, the resultant of all the forces, the resultant means the net effect of all the forces about this point क्या होगा, 0 होगा, then the body is said to be in equilibrium. और दूसरा हो गया, हम लोग दूसरा देखते हैं, what is the resultant moment. अब यहाँ मोमेंट की बात हो रही है, पहला होगा रिजल्टेंट फोर्स हो गया, दूसरा होगा रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अबाउट दिस पॉइंट, अगर हमारा 0 हुआ then it is said to be in equilibrium. These are the two conditions. Okay, और सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लोग इक्विलिब्रियम का देखें तो हमारा यहाँ पे होता है बीम बैलेंस का कॉमन देखते हैं आप लोग। यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, कपल आर्म हो गया। यहाँ पे हमारा क्या होता है कि एक तराजू जिसको बोलते हैं, जो ट्रेडिशनल में यूज होता था, 5 किलो हम लोग अगर आटा लेना होता था तो 5 किलो वेट हम लोग वो क्या दुकानदार क्या करेगा, यहाँ पे रखेगा और उसी के बराबर हमारा यहाँ पे 5 किलो का आटा डालेगा। तो वहां पे देखिएगा कि ये जो पूरा हमारा जो इसका जो स्केल था वो हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। तो देन वी कैन से दैट यहाँ पे क्या दो फोर्स लग रहा था कि नहीं, एक हमारा आटा की वजह से लग रहा था, एक हमारा 5 किलो वेट जो डाले वो उसकी वजह से लग रहा है। तो व्हेन सेवरल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, इसका ये जिसका जो स्केल का पोजीशन चेंज हुआ नहीं हुआ, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। ओके, तो बेस्ट एग्जांपल क्या हो, बीम बैलेंस का एग्जांपल हो गया ना।
Now we can say seesaw or B is also a best example of हमारा क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम का। B अगर 20 किलो का अगर 20 नहीं 100 किलो का अगर आदमी यहाँ पे इस साइड में है और 100 किलो का आदमी अगर इस साइड में है तो हम लोग देखिएगा जो हमारा सीसो हो वो एक हमारा इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, एक हमारा इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ओके, now after that there are two kinds of equilibrium, there are two kinds of equilibrium. Okay students, so what are the two kinds of equilibrium? First one is static equilibrium and the second one is dynamic equilibrium. Okay, so now in the question it can be in the exam it can ask about define a static equilibrium, define a static equilibrium. So you can say that when the body remains in the state of rest, when the body remains in the state of rest under the influence of applied forces. So what is static equilibrium? When a body remains in the state of rest under the influence of applied forces, then the body is said to be in a static equilibrium. Okay, and the best example is that the book lying on the table, the book lying on the table. देखिए book अगर lie कर रहा था टेबल में तो देखिए फोर्स लग रहा है, बुक के पास अपना वेट होगा और वेट क्या जो फोर्स लगता है वो हमेशा डाउनवर्ड लगता है, जिसको बोलते हैं दैट इज वेट। वेट किसकी वजह से आता है? दैट इज ग्रेविटी की वजह से आता है। ठीक है, तो पुल ड्यू टू ग्रेविटी, द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये हमेशा क्या अगर डाउनवर्ड लगेगा और इसका जो एक रिएक्शन फोर्स होगा वो हमेशा नॉर्मल लगेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, अब ये दोनों फोर्स अगर कैंसिल आउट होता है तो हम लोग बोल सकते हैं दैट इज द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट इज दैट डायनामिक, व्हाट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम? देखिए डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चों? व्हेन अ बॉडी रिमेंस इन द स्टेट ऑफ मोशन, इन द स्टेट ऑफ मोशन, तो यहाँ पे बॉडी रिमेंस इन स्टेट ऑफ मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड फोर्स, मींस बहुत सारा फोर्स लगा रहा है फिर भी बॉडी हमारा क्या कर रहा है? सेम स्टेट ऑफ मोशन में है, देन द बॉडी सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम। द बेस्ट एग्जांपल इज दैट द बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड। देखिए यहाँ पर कांस्टेंट हैज सम गहराई मीनिंग, दैट्स व्हाई रिटन बात में कुछ तो गहराई है। ओके, means body move with a constant velocity, mean constant velocity means at each instant, at each second, मतलब किसी टाइम पे अगर हम देखें तो वहां पे देखिएगा बॉडी का हमारा जो मोशन हो रहा है उसका जो स्पीड होगा या उसका वेलोसिटी होगा वो हमारा कांस्टेंट होगा। ठीक है, then when the body moves with a constant speed under the influence of applied force, then the body is said to be in dynamic equilibrium. Okay students, now after that we are going to deal with the what is the principle of moment, what is the principle of moment। देखिए प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या होता है? द बॉडी इज, हमारा बॉडी क्या होगा? इक्विलिब्रियम होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फोर्सेस, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फोर्स, और यू कैन से दैट द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम हैव अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट, मींस ये जो फोर्स है इसकी वजह से जो मोमेंट होगा अबाउट दिस पॉइंट और इसकी वजह से फोर्स की वजह से इधर होगा, इसका जो नेट मोमेंट हम लोग जोड़े तो हमारा क्या होगा? जीरो हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट sum of anti-clockwise moment is equal to the clockwise moment। Okay students, now this was the last topic and after that we are going to deal with the center of gravity, center of gravity। So what is center of gravity? Okay, now look here students, suppose this is my mobile phone। Okay, so this mobile phone has some weight। Okay, so now suppose I want to fix this one at this stable point, so what is going to happen? It is going to fix, yes, look here, it is in a stable, why it is a, look here, this mobile phone has a distributed mass, यहाँ पे मास क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे भी तो मास है, यहाँ पे भी तो मास है, बट क्या हो रहा है? पूरा मास हमारा कॉन्सेंट्रेट किया गया एट दिस पॉइंट, पूरा मास हमारा कॉन्सेंट्रेट हो गया एट दिस पॉइंट, दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, बस ये समझ लीजिए। और यहाँ पे डेफिनेशन जो बोला जाता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट, ओके, एट विच द algebraic sum of the moment of all the particles constituting on the body zero। मींस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा कुछ वेट होगा, यहाँ पे कुछ वेट होगा, यहाँ पे कुछ वेट होगा, यहाँ पे कुछ वेट होगा, इसके वजह से मोमेंट, इसका वेट तो नीचे इधर लग रहा है, इसका जो मोमेंट होगा इस डायरेक्शन होगा, एंड एट द सेम टाइम इधर जो वेट है, इधर जो पार्टिकल्स है उसका वेट हमारा इधर लगेगा, तो इधर का जो मोमेंट होगा इस डायरेक्शन होगा, इधर का मोमेंट इस डायरेक्शन होगा। अब जब मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस हम लोग जब एक्ट करेंगे, इसको जीरो कर देंगे, तो देन वी कैन से दैट अबाउट दिस पॉइंट द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, अबाउट दिस पॉइंट द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। So what is the center of gravity? Center of gravity that is on a rigid body is a point about which the whole weight of the body is supposed to act। Means यहाँ पे जो distributed mass है it is going to consider as a point mass, और यहाँ पे हमारा body क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, देख सकते हैं ना। Okay, now so look the example here, center of gravity, look here,
center of gravity of a body is the point about which the algebraic sum, look the about this the algebraic sum of the moment of the weight, look here, इस वेट की वजह से हमारा मोमेंट किधर होगा बच्चों, देखिए ये जो वेट W लिखे इसका वेट इधर होगा ना, और इस वेट की वजह से इधर होगा। अब ये दोनों का अगर हम लोग ऐड कर दे तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इसका क्लॉकवाइज मोमेंट हो जाएगा, तो नेट क्या होगा, जीरो होगा ना। तो मोमेंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा, मींस यहाँ पे रोटेशनल मोमेंट क्या हो गया, या रोटेशनल मोशन क्या होगा, जीरो हो गया। इसलिए यहाँ पर अल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ द वेट ऑफ ऑल द पार्टिकल्स कंस्टिट्यूटिंग द बॉडी, यहाँ पे वेट हो गया, यहाँ पे वेट हो गया, ये जो इधर वाला जो वेट होगा इट इज गोइंग टू एक्ट इन दिस डायरेक्शन, और इधर वाला जो वेट होगा अबाउट एक्ट इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, बॉडी हमारा रोटेशनल जो मोमेंट मोशन था वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। The entire weight of the body can be considered about this point, यहाँ पे बोल सकते हैं कि पूरा जो वेट था हमारा, जो डिस्ट्रीब्यूटेड वेट है, इट इज गोइंग टू एक्ट अबाउट दिस पॉइंट ओनली, अबाउट दिस पॉइंट ओनली, ओके स्टूडेंट्स। नाउ after this we'll talk there's some other example, that is if you talk about the rod, if you talk about the rod, that is a uniform rod, that is a uniform, that means mass is distributed, look here, this is the uniform rod and the mass is distributed. What is the center, what is the center of gravity of this uniform rod, you have to say that the midpoint of this rod, midpoint of this rod, okay. Now the second point is about circular disc. The circular disc, suppose this is the circular disc, what is the center of gravity, this is the geometric center, this is the geometric center. And after that solid sphere, after that we have a solid, suppose this is a solid sphere, what is the center of gravity, that is the geometric center. And about the hollow sphere, what is the center of gravity, that is a geometric center. And after the solid cylinder, suppose this is the cylinder, okay, what is the center of gravity, this is the midpoint of the axis of cylinder, midpoint of the axis, this is the axis of cylinder, and this is the midpoint, this is the midpoint, okay. And after the hollow cylinder is also the mid, this is the hollow cylinder, okay. And what is the where the point is going to lie, this is the axis of the cylinder, and here midpoint of the axis of cylinder. After that the circular ring, this is the circular ring where the center of gravity is going to lie, that is here, that is here. And the last one, that is this is center of gravity just outside, this is the ring, okay, and the center of gravity is lying, that is not, it is lying outside of the metal body, okay. And the last one is that triangular lamina. Triangular lamina is that this is, suppose this is the triangular lamina where the center of gravity is going to lie, this is the point of intersection, this is the point of intersection of median, okay. And the last one is about the triangular means that is rectangular lamina, that is the point of intersection of diagonal. So these are the point you have to remember, okay. Now after that one more note you have to consider, that पॉइंट अगर मान लेते हैं ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसका जो पॉइंट है कैन इवन लाई आउटसाइड ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी, ओके, आउटसाइड द मटेरियल ऑफ द बॉडी। द बेस्ट एग्जांपल इज अबाउट द हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर में क्या होता है, ये जो हॉलो सिलेंडर हमारा है इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज गोइंग टू लाई दैट इज आउटसाइड ऑफ द मेटल बॉडी। और एक और एग्जांपल सर्कुलर रिंग है, इसका जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है दैट इज द ज्योमेट्रिक सेंटर होगा, दैट इज आउटसाइड ऑफ द रिंग बॉडी। तो ये बच्चों ये आपको नोट आपको याद रखना पड़ेगा, ओके बच्चों। अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओके। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि व्हेन अ बॉडी मूव्स, देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, व्हेन अ बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड, व्हेन अ बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ, इन अ सर्कुलर, लुक दिस इज द सर्कुलर पाथ, सो दिस इज द सर्कुलर पाथ, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ देन द मोशन इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओके। नाउ द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि स्पीड हमारा कांस्टेंट होता है, एट ईच पॉइंट हमारा स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट होगा, बट हमारा वेलोसिटी क्या होता है, जीरो होता है। बच्चों आपको पता है कि स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन से लेना देना नहीं होता है, पर वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है तो इसका डायरेक्शन से लेना देना है, ओके। सो यहाँ पे देख सकते हैं हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, हर पॉइंट पे देख सकते हैं इसका टेंजेंट अगर यहाँ पे ड्रॉ किया है, यहाँ पे हर पॉइंट पे हमारा जो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, सो देयरफॉर द वेलोसिटी हियर इज वेरिएबल, ओके। अगर वेलोसिटी वेरिएबल होता है तो इट मींस दैट इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। अब इसको बच्चों इसको कैसे बोल सकते हैं, ये एक्सेलरेटेड मोशन है। बच्चों आपको फॉर्मूला पता है एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन होता है दैट इज रेट इन चेंज इन वेलोसिटी। तो आप देख सकते हर इंस्टेंट पे इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मींस बोल सकते हैं कि हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है। अगर हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है मींस इट इज अ एक्सेलरेटेड मोशन, ओके। And after that we will see that what is centripetal force। देखिए बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा क्या होता है, एक रियल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा क्या होता है, रियल फोर्स होता है, एंड इट इज गोइंग टू लाई दैट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर, ओके। सो यहाँ अगर डेफिनेशन अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों, दैट इज इट इज अ फोर्स व्हिच कीप्स द बॉडी, इट इज अ फोर्स क्या होगा, इट इज अ फोर्स व्हिच कीप्स द बॉडी मूविंग, व्हिच कीप्स द बॉडी मूविंग इन अ यूनिफॉर्म स्पीड,
स्पीड अलोंग द सर्कुलर पाथ। ये एक फोर्स होता है, वो क्या करता है, बॉडी को मूव हेल्प करवाता है इन ऑर्डर टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ, एंड दिस फोर्स इज एक्चुअली एक्टेड डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस or toward the center. Directed, this is the radius, or you can say this force is directed along the radius or toward the center. Then this force is called the centripetal force. Okay. Now after that we'll see about the centrifugal force. देखो बच्चों एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि differentiate between the centrifugal force and the centripetal and centrifugal force. तो बच्चों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा क्या होता है, वर्चुअल फोर्स होता है, इसको जिसको फेक बोलते हैं, ठीक है, ये फेक फोर्स होता है। और इसको इसको अगर डेफिनेशन एग्जाम में पूछा जाए कैसे डिफाइन करेगा बच्चों, इट इज एन अपैरेंट फोर्स। ये अपैरेंट फोर्स मतलब हम लोग देख नहीं सकते, इट इज एन अपैरेंट फोर्स दैट ड्रॉज अ रोटेटिंग बॉडी, मींस यहाँ पे जो बॉडी हमारे यहाँ पे रोटेट हो रहा था, ठीक है, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ, अवे फ्रॉम द सेंटर, यहाँ पे जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा क्या टुवर्ड द सेंटर लग रहा था, पर ये जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा दैट इज अवे फ्रॉम दिस सेंटर, अवे फ्रॉम दिस सेंटर, अवे फ्रॉम दिस सेंटर ऑफ रोटेशन। ओके, एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉडी हमारा क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। ओके, अब यहाँ से बोल सकते हैं कि ये ऑब्जर्वेशन से बोल सकते हैं हम लोग कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया और सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, दे ऑलवेज एक्ट दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन, अपोजिट टू डायरेक्शन मींस अगर फोर्स हमारा इधर लग रहा है तो ये फोर्स हमारा इधर लगेगा। ओके बच्चों, फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। बच्चों सेशन आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, किसी तरह का डाउट होता है प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं जनरली रिप्लाई करूंगा उसका। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज सेशन अगर अच्छा लगता है प्लीज सेशन को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।